अस्सलाम वालेकुम। दी सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य प्रकार निबंध। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम परवीन मोमिन। जो बच्चे बॉयज़ प्राइमरी से आए होंगे वो मुझे जानते होंगे, पहचानते होंगे कि यह तो हमारे परवीन टीचर है। बिल्कुल सही कहा। आप सभी की दुआओं से मेरा चयन 21 अगस्त को एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका के लिए हुआ है। मैं आपको कक्षा 9 में हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। इससे पहले फिरोज सर ने आपको बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी पढ़ाया है। अभी तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, समझाया गया है, वह आप सभी ने अच्छी तरह से समझा होगा, पढ़ा होगा। जो कुछ आपकी कॉपी में लिखने को कहा होगा वह भी आपने लिखा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आज हम आगे पढ़ेंगे इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए। लेखक परिचय। तो लेखक के बारे में अगर हम जाने, हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं भारतीय मनीषा के प्रतीक और साहित्य एवं संस्कृति के अप्रितम व्याख्याकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी, निधन सन 1979 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक परंपरा यानी उनके परिवार में परंपरा थी संस्कृत का अध्ययन करने की। इसके बाद हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदू काशी विश्वविद्यालय जो बनारस में है, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनके साहित्य जगत में अगर हम जाने थोड़ा, तो द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटुज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख, अनामस दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। इनमें से हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ज़्यादा प्रचलित है। प्रस्तुत निबंध का सारांश अगर हम देखें तो द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, यानी जो कुछ दिखाई देता है वह केवल बाहर से है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हमें ही हमारे ऊपर ही यह प्रश्न छोड़ दिया गया है कि क्या निराश हुआ जाए, और हमें जैसे जैसे हम निबंध पढ़ते जाएंगे तो हमें अंत में यह निष्कर्ष प्राप्त होगा कि हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे समाज में बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाज, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती जैसे घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही। खुद लेखक को भी कई ऐसे इंसान अपने जीवन में मिलते हैं जिसकी ईमानदारी देखकर लेखक को भी यह हो जाता है कि नहीं, आज भी हमारे भारत में कई ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं, हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पाठ्य पुस्तक होंगी तो आप भी पाठ्य पुस्तक खोलें और मेरे साथ पढ़ें। यहाँ पर एक चोर का चित्र है जो चोरी करके भाग रहा है, अखबार का चित्र दिया गया है। तो आप भी अपनी कॉपी में ध्यान दीजिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी उदास होना। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ठगी यानी जो धोखा देता है, ठग करता है। डकैती यानी डाका डालना, चोरी करना। ऐसे सभी समाचार दिन ब दिन हम भी समाचार पत्र में, अखबारों में पढ़ते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि इसने ऐसा किया, वैसा किया। छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। ये सब बातें देखकर लेखक को क्या लगता है, जैसे कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है, इनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। लोग एक दूसरे के दोष खोजने में लगते हैं। कोई कुछ भी करता हो तो उसमें कहाँ दोष निकाला जाए, यह देखते हैं। तो लेखक को जैसे ईमानदारी से भरोसा ही उठ गया है। हर व्यक्ति को जैसे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर होगा उसको उतने ही संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा कि यह इंसान भी बेईमान ही होगा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। बहुत अच्छी बात कही लेखक ने कि एक बहुत बड़े आदमी ने क्या कहा कि सबसे सुखी कौन है, तो जो कुछ करता ही नहीं है। कोई कुछ कार्य ही नहीं करेगा तो लोग दोष कहाँ निकालेंगे। अगर हम कोई भी काम करेंगे तो लोग उसमें दोष निकालेंगे। दोष यानी बुराई, हमारे कार्य में बुराई ही निकालेंगे कि इसने ऐसा कार्य किया, वैसा कार्य किया। अगर हम 100 अच्छे कार्य करेंगे और एक खराब कार्य हमसे हो जाएगा तो लोग अच्छे कार्य भूल जाएंगे, लेकिन वो एक जो खराब कार्य हमसे हुआ होगा उसको पकड़े रहेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक क्या कहते हैं कि दोष किसमें नहीं है, हम में भी दोष है, लेकिन हर आदमी आज दोष अधिक देखता है और गुणों को कम। अगर ऐसी ही स्थिति अधिक से अधिक ज़्यादा चली तो चिंता का विषय है ही। हमारे देश के लिए यह चिंता का विषय है। आगे कहते हैं लेखक, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। यहाँ पर गांधी, तिलक, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर सभी के चित्र आपको दिए गए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। इन सभी मनीषियों ने यानी कि पंडितों ने, महान व्यक्तियों ने सपना देखा था कि हमारा भारतवर्ष एक उत्कृष्ट देश होगा। तो क्या वह खो गया है, अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया। मेरा मन कहता है
ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक अंत में आशा भी करते हैं कि क्या खो गया है ऐसा महामानव समुद्र भी, क्या सूख गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक आशा भी हमें दी है कि नहीं, सपनों का भारत तो है और रहेगा ही। जो महान मनुष्यों ने जो सपनों का भारत देखा था, हमारा भारत बिल्कुल वैसा ही है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो वास्तविकता है आज समाज में, इसका चित्रण हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दिया है कि जो ईमानदारी से चलता है, जो मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं, वह श्रमजीवी आज सही में पीस रहा है, और जो धोखा झूठ फरेब से रोजगार करते हैं वह फल फूल रहे हैं। फलना फूलना यानी विकसित होना, समृद्ध होना। आज ज़माना बेईमानी का आ गया है। जो बेचारे ईमानदारी से मेहनत करके खाते हैं वह सही में पीस रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो जितनी ईमानदारी से चलेगा उसे समाज में क्या कहा जाएगा? मूर्ख इंसान। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो जितना सच बोलेगा वो बेचारा डर कर बोलेगा। भीरू यानी डरपोक, बेबस यानी लाचार होकर बोलेगा। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, क्योंकि सच बोलने का परिणाम भी अगर खराब भुगतना हो तो लोगों को क्या होगा? सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा। यहाँ पर हमें कई प्रश्न भी बच्चों पूछे जा सकते हैं कि आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। तो चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। आगे पढ़िए। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। कि जो कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है वह मनुष्य निर्मित ही है। नीतियाँ यानी अंग्रेजी में इसे पॉलिसी कहा जाता है। उचित समय पर उचित स्थान पर किया गया जो कार्य उसे नीति से किया गया कार्य कहा जाता है। हमारे देश में चाणक्य की नीति ज़्यादा प्रचलित है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आंदोलित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर आलोडन यानी मथना, हताश यानी निराशा, परिचित यानी कसौटी पर खरे उतरते हुए। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें भी अंतर होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। तो इसे देखकर हमें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भले ही कायदे बदले, कानून बदले, लेकिन हमें जो मानवता का, हमें ईमानदारी से मानवता के साथ हमेशा चलते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस निबंध में इतना ही पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हम इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए। अपनी किताब में से क्या निराश हुआ जाए इकाई को पढ़िए। शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।